अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी और झड़पों के बाद बिल आखिर एक अहम पेशरफ सामने आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कतर और तुर्की की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे का मकसद दहशत गर्दी के मसले के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन का क़याम बताया जा रहा है। दोनों ममालिक इस बात पर मुतफिक हो गए हैं कि दहशत गर्दी ही बाहमी तल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि मुआहदे की हतमी तफसीलात तय करने के लिए अगला इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में मुनक्कद होगा। कतर और तुर्की इस अमन मुआहदे के ज़ामन होंगे और एक मौसर मॉनिटरिंग निज़ाम भी तश्कील पाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जंगबंदी वाकई ही देर पा होगी या आर्जी होगी, क्योंकि माजी में भी इस तरह की कोशिश होती रही है लेकिन दोबारा फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने। आप माहिर हैं बैन अल-अक़वामी अमूर। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, मुकालमा में खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि जो एक मुआहदा हुआ है कतर और तुर्की की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, ये मुआहदा जो है वाकई अब तय पा गया हुआ है और जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया है? देखिए, ये मुआहदा तो इस तरह का दोहा में पहले भी हुआ था, लेकिन इस दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अगर हम तालिबान 2.0 का रिटॉरिक देखें और ख़ास तौर पे मुत्तकी साहब जो फरमा रहे थे इंडिया में जाके कि आप जो दहशत गर्दी है वो पाकिस्तान का इंटरनल प्रॉब्लम है और पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए और हमारा तो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है और हम तो बहुत ज़्यादा बायलैटरल जो हैं वो इकोनॉमिक एग्रीमेंट करें वगैरह वगैरह, तो वो बहुत सी स्टेटमेंट्स दे रहे थे। लेकिन इस एग्रीमेंट में जो पहली एक बात वो माने हैं वो ये कि हम जो टेररिस्ट आउटफिट हैं टीटीपी और दीगर, उनसे ना सिर्फ ये कि बात करेंगे बल्कि हम उनके साथ जो है उनके समझाने की भी कोशिश करेंगे और हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो इससे दो बातें तो साफ हो जाती हैं कि वहां पे दहशतगर्द आउटफिट मौजूद हैं और इनके राब्ते में भी हैं, वरना आप उनसे बात की गारंटी तो बहरहाल नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। और काइनेटिकली आप देखें कि अगर इसको हम इंडिया की प्रॉक्सी भी समझें, इस दफा की जो प्रोवोकेशन थी, तो इंडिया के साथ भी जो हुआ वो भी दुनिया ने देख लिया और इन्होंने भी अपना जो नुकसान करवाया वो भी इन्होंने देख लिया। अब आपका जो सवाल है कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, मेरे ख्याल में ये नहीं है, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो हामिद करजई को देख लें, आप अशरफ गनी को देख लें और अब ये तालिबान 2.0 को देख लें, ये आम अफगानी की फलाह बहबूद के लिए आपको यहाँ पे कोई इनकी तरफ से काम नजर नहीं आता। इनके कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल इकोनॉमिक गोल नहीं होते। सही। और शायद वो इनके कल्चर में नहीं है, वो इनके जो इनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें नहीं है। तो वो जो इजी मनी है ना, मेक शिफ्ट तरीके की मनी, वही यहाँ पे टेररिस्ट को सेफ हेवन भी दे देती है, वही इनको इजी टारगेट भी बना देती है। तो जब तक ये इकोनॉमिक गोल्स की तरफ नहीं जाएंगे और ये सोचेंगे नहीं कि आम बंदे की जिम्मेदारी है हम पे, हमने सड़कें बनानी है, रेलवे ट्रैक बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, लोगों की फलाह के लिए काम करना और पैसा लगाना है, बजाय इसके कि कौन बोरी में भर के हमें पैसा दे रहा है और फिर बता रहा है कि जी आपने क्या करना है। तो ये दोनों हमने इनकी हिस्ट्री में यही मेथड देखा है कि आप इनको जो है वो पैसे दें और ये मेक शिफ्ट जो है, पाकिस्तान ने देखिए कितनी एफर्ट की इनके ताल्लुकात जो है सेंट्रल एशिया से ठीक करवाने में, सही कह रहे हैं, ईरान से, चाइनीज इकोनॉमी हम वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके गए, वो ये सारे वाया हम हैं, पाकिस्तान है। सही बात। लेकिन आज मुत्तकी साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान को सिर्फ हमसे कोई प्रॉब्लम है, बाकी तो सब हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये बड़ी अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, इनको बहुत सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ बैठ के सोचना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि ये जो तालिबान है, इनकी एक तो रिट कितनी है अपने उस मुल्क के ऊपर, अपनी रिजीम की जो रिट है वो क्या है, और दूसरा ये क्या इस पोजीशन में है कि ये जितने भी वहाँ पे आउटफिट्स हैं वो तालिबान कहलाते हैं, दैश कहलाते हैं या इंडियन प्रॉक्सीज कहलाते हैं, कोई भी ग्रुप है, तो क्या उनके ऊपर इतनी ग्रिप है कि ये कोई अगर वादा और पास कर जाते हैं तो फिर उसकी पासदारी मुमकिन हो सकेगी?
देखें, एक तो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक है इनका अपना बयान। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे कंट्रोल में है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। मुत्तकी साहब ने 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा ये फरमाया अपने इंडियन विजिट में कि अफगानिस्तान पूरे का पूरा हमारे कंट्रोल में है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बयान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। जो आउटफिट वहाँ पे मौजूद हैं उनके पास बेशुमार ना सिर्फ ये कि अपने अपने वसाइल और उनके सोर्सेज भी हैं, उनके पास अपना असलहा भी है और वो इनके कंट्रोल में नहीं है। ये उनके बिहाफ पे कोई भी चीज प्लेज नहीं कर सकते हैं, मगर ये अब दुनिया के सामने मानने पे तैयार नहीं। अगर ये मान लेंगे तो दुनिया इनको फैसिलिटेशन नहीं देगी। चले इनको ये बात तो ठीक है कि चले ये एक फेस सेविंग के लिए ये मान रहे हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं और बात भी ठीक है कि वहां पे मुकम्मल तौर पर इनका कंट्रोल इनके ऊपर नहीं है, बल्कि बाज तो माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये जो आउटफिट है बाज तो इनके तालिबान के खिलाफ भी हैं। और वाकई ये सूरत हाल है तो फिर पाकिस्तान के लिए तो चैलेंज वहीं का वहीं खड़ा है कि इनका कंट्रोल ही नहीं है उनके ऊपर जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जिनका किला कमा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो फिर इस मुआहदा का इन हालात में क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, ये मुआहदा एक तो हमारे लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है और दूसरा ये चूंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है, तो इस मुआहदे में जो हम एग्री करके आए हैं कि हम अपने बॉर्डर को अभी तक भी जो है वो वही राहदारी जो पर्ची सिस्टम है वो रखेंगे और सॉफ्ट बॉर्डर रखेंगे और साथ में जो आपके रेफ्यूजीज हैं, वैसे तो वो कहते हैं वहां पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन रेफ्यूजीज ना जाना चाहते हैं ना वो उनको बुलाना चाहते हैं। तो उनका भी कहना है कि थोड़ा सा हाथ उन पे हल्का फिलहाल रखें। तो ये 2 बातें उन्होंने की हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब आपका जो सवाल है कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं, तो ये हमें ना करने से ये होगा कि वैक्यूम और बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। आज तो हो सकता है तालिबान जो है वो पैसे लेके प्रॉक्सी बन रहे हों या टीटीपी को जो है वो सपोर्ट कर रहे हों। कल को वहां पे 10 से 12 डिफरेंट किस्म के फ्रैक्शंस हैं जो कि एथनिक अफगान भी नहीं है। वो कोई जुबान बोलते हैं, कोई उनकी सेक्टेरियन डिवाइड है, एथनिक उनकी कोई और जो है रूट्स हैं। तो चीजें जो हैं वो हमारे से थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं। हालांकि मैं जाती तौर पे एक हार्ड स्टेट और हार्ड बॉर्डर के होने के हामी हूं कि अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम एक बहुत मजबूत हुकूमत हैं और हम हुकूमत की तरह चल सकते हैं, तो फिर उनका जो वेंटिलेटर का स्विच हमारी तरफ है उसको ऑफ कर देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कितने दिन उस पर सर्वाइव करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये दोनों बॉर्डर जो है तोरखम और चमन बंद रहते तो थोड़ा सा उनको हम हार्ड टाइम देते तो फिर वो जरा बेहतर तरीके से हमारी बात सुनते। हमने बहुत जल्दी नहीं कर दी बात मानने में, क्योंकि ये तो यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो हम बहुत अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आता। तो आज जब हम उनके ठिकानों के ऊपर हमले कर रहे थे, वो तबाह कर रहे थे, तो क्या थोड़ा सा इसको लिंगर ऑन करना जरूरी था कि इस मुआहदा का फौरी हो जाना जरूरी था? जी, जो आप फरमा रहे हैं मैं उससे 100% जो है वो एग्री करती हूँ, यही मेरा भी ख्याल है। लेकिन मेरी बात हो रही थी सीनियर ऑफिशियल किसी से, तो वो बता रहे थे कि फिलहाल हमारी जो स्टेट की जो पॉलिसी है वो यही है कि हम वहाँ पे कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं क्रिएट करना चाहते। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे ही क्रिएट होगा, वो हमारा जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसमें भी प्रॉब्लम है, उसके ऑप्टिक्स बहुत बुरे होंगे और उनका कहना ये है कि फिर उसमें चांसेस ये हैं कि इस वैक्यूम को फिल करने के लिए कहीं और से कूलर और सैमसोनाइट के बैग्स जो हैं वो आने की बहुत बड़ी जो है वो उसके चांस हैं। तो हमने, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं, इकोनॉमी इनकी है नहीं, इकोनॉमी इनकी सारी की सारी क्राइम नेक्सस पे बेस करती है और उसका स्पिल ओवर भी है। तो बजाय इसके कि फिर हम इनकी ऑक्सीजन बंद करके इनको बिल्कुल सफोकेट करें, तो फिर ये तड़पते हुए डेफिनेटली किसी और तरफ जाएंगे। हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इनको फिलहाल ये टाइम देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ कि हमने बहुत दफा ये किया है और इसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। हमने हमेशा ये थैंकलेस जो एटीट्यूड वो देखा है, हमने हमेशा ये नफरत देखी है
यूरोप में अगर आप आम बंदे से हम बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि जी हमारे से उनको गिला ये होता है कि आपने हम पे तालिबान मुसल्लत किए हैं, आम अफगानी का ये प्रॉब्लम है, तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि जी हम एक ऐसा ग्रेवयार्ड है एम्पायर्स का जहाँ पे कोई आ नहीं सका, तो सब थैंकलेस हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप हमेशा हर एम्पायर के लिए फुट सोल्जर ही रहे हैं और किसी ने आपको जो है वो पर मसला सिर्फ ये है कि हम अब इस ऐसे पड़ोसी का क्या करें कि जिसके अंदर सिविलियन पॉपुलेशन कह रहे हैं बिल्कुल और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि जो इनके पीछे छुपा असल दुश्मन है इंडिया, क्या उस तक ये पैगाम पहुंच गया है कि वो मगरबी बॉर्डरों के जरिए हमें परेशान नहीं कर सकता, या मजीद कुछ एक्टिविटी होगी तो उस तक ये मैसेज पहुंचेगा कि हमें इस मसले से दूर रहना चाहिए? उनको ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से पता है। जब वो ऐसा हारा हुआ जो है एक ऐसा जैसे बहुत शिकस्त खोरदा किस्म का बाजों का जब डिफीट हो जाती है किसी भी चीज को, तो फिर वो आखिरी दौर के तौर पे यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जाते जाते मैं एक मुट्ठी भर मिट्टी ही फेंक दूं। उनको ये पता है कि इस तरफ से और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, हल्की फुल्की छेड़खानी हो सकती है, लेकिन जो मेरा खौफ है, जो मेरे तक जो इत्तलात आ रही है, वो तालिबान के अंदर बहुत बड़ी डिवाइड हो गई है। एक फ्रैक्शन जो है वो बहुत बुरी तरह से इंडिया के साथ अलाइन होना चाहता है और अपना फ्यूचर उसके साथ जोड़ रहा है, और एक फ्रैक्शन जो है वो और साइड पे है, वो एक और सिस्टम के साथ चलना चाहता है। वो सबके साथ उनका ख्याल है कि नहीं, सिर्फ इंडिया से पैसे लेने में हमें फायदा नहीं है, जहां से मिलता है मेकशिफ्ट तरीके से लें और अपनी दिहाड़ी लगाएं। तो एक जो है वो कह रहा है कि मुस्तकिल अपनी आमदनी है उसको इजराइल और इंडिया के साथ अटैच किया जाए, और वही फ्रैक्शन इस वक्त पावर में है और वही तालिबान के दूसरे फ्रैक्शन को खत्म भी करने की कोशिश करे, टॉपल करने की कोशिश करे, जैसे उन्होंने हकानी नेटवर्क के बहुत से लोगों को जो है अरेस्ट किया है। प्लस वहां पे एक गोल्ड माइन है, वहां पे भी तालिबान के फ्रैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं उस सोने की कान पे, बहुत बड़ा कत्लेआम हो रहा है, और आम पॉपुलेशन तो वैसे ही वहां पे सुख का सांस नहीं ले रही। अब फिर बहुत एक्सट्रीम विंटर जो है वो आने वाला है। अमेरिका को जो है वो उसकी बाग्राम एयरबेस पे ये हर साल उसके ही छोड़े हुए असले की परेड कर लेते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस मिजाज की इंसान है, उनके साथ जितने सहज तरीके से और डिप्लोमेटिकली चलना पड़ता है वो हम जानते हैं, चल रहे हैं एज अ स्टेट। तो उनको छेड़ना और उनका मजाक उड़ाना, तो उन्होंने डिसाइड ये किया है कि आपने सुना तो ये होगा कि वो बाग्राम एयरबेस भाग रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, उसमें कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन नहीं है कि चाइना पे अटैक करने के लिए उनको बाग्राम चाहिए। असल में वो फ्रोजन एसेट्स जो हैं उनको हड़प जाना चाहते हैं, जो कि हम एडवोकेसी करते फिरते हैं कि हर 6 महीने बाद इनके रिलीज करें। बिल्कुल ठीक है। तो अब मसला ये है कि वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। यस्टरडेज टेररिस्ट आर ट्राइंग टू मैस्करेड एज गवर्नमेंट, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट का इन्होंने वादा किया था, वो इंक्लूसिव भी नहीं बनाई। अब आपस में लड़ रहे हैं। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट यानी इसको बढ़ाना चाहिए, तो तालिबान के चूंकि कनेक्शंस तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ये यहाँ पे रहे भी पढ़े भी, और यहाँ पे बहुत सारे अफगानी रह के गए, बड़े इज्जत से हमने उनको रखा, तो क्या ये कोई ऐसा चैनल भी पाकिस्तान के से हम अपना चला सकते हैं कि जिससे तालिबान के साथ हम दोबारा पूरी तरह पहले की तरह कनेक्टेड हो जाएं और ये हमारे हामी बन जाए? जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि वो तालिबान की तरफ से उन्होंने कहा है कि वो पुरअमन मुज़ाकरात चाहते हैं, तो इस तरह की कोई जो पर्सनैलिटी जिनके असर रसूख वहाँ पे मौजूद है, क्या इस तरह की पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए हम कोई ऐसा चैनल चला सकते हैं कि जिससे मामलात हमारे हक में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। बहरहाल हर किसी को ये है, उसके पास हक है कि वो इससे इख्तिलाफ कर सकता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान जो हैं उनकी आइडियोलॉजी और उनका जो पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर है वो इसी तरह मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे चलता है, वो गवर्नमेंट मटीरियल ही नहीं है। तो अब हमारे से पहले उनको हमारे पास से जो है वो वाया जो है वो फंडिंग आती थी वॉर ऑन टेरर की, और उससे पहले यूएसएसआर के साथ जो है वो जहाद हो रहा था। तो अब उनको एक और उससे बड़ी पार्टी जो है वो मिल गई है, एक कॉम्बो मिल गया है जिसमें इजराइल और इंडिया का नेक्सस है, और इस चीज को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वो माली एतबार से हमसे बहुत तगड़ी पार्टी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि, और दूसरा ये जो खास तौर पे अफगान कल्चर के अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के खिलाफ जो एक विसरल लोथ है, ये नहीं एक्सेप्ट
सकते, हमने 40-40 साल रख के यहाँ पे इनको देख लिया जी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब नज़ीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर हुसैन साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। जी शुक्रिया आपका। नज़ीर हुसैन साहब, अभी प्रोग्राम में बात हो रही है अभी जो हालिया एक मुआहदा हुआ है जंगबंदी का अफगानिस्तान में, जिसमें कतर और तुर्की जो है उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया है, तो हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है जंगबंदी का, इसकी क्या अहमियत है और क्या ये मुस्तकिल होगा, ये कोई आर्जी अरेंजमेंट है? मेरे ख्याल में तो ये एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। जब तक कि तालिबान की तरफ से क्या कहते हैं सच्चे दिल से और पॉलिसी लेवल के ऊपर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लेवल के ऊपर ये तय ना कर लिया जाए, और सिर्फ तय करना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए ग्राउंड पे अरेंजमेंट भी ना कर लिए जाएं। ज़रा छोटी सी बात, इन्होंने पिछले कई दहाइयों से एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इतना स्ट्रांगली बिल्ड किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर कि इनके इवन जो जी जनरेशन है, जो मौजूदा जनरेशन है, वो भी हॉस्टाइल है, और उनके भी जहन जो है वो जहर आलूदा हो गए हैं। एक तो इंडियन प्रोपेगेंडा से, और दूसरा एक गैर जरूरी किस्म की ये उनकी अंदर एहसास है कि शायद हम कोई बहुत बड़ी कौम है और हमने सोवियट्स को भी शिकस्त दी हुई है और अमेरिका को भी दी हुई है, और ये पाकिस्तानी किस बात की मूली हैं, इनको तो हम वैसे ही हैंडल कर लेंगे। आपके सामने वो सारे लोग जो पैदा होने के बाद यहाँ से आ गए थे, राधा कुछ तो पैदा भी यहाँ हुए थे और वापस जाके, हालांकि वो उर्दू बोलते हैं, इसके बावजूद नफरत करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैंने लोगों से बात करते हुए देखा है। तो ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जब तक फैसला नहीं होगा तो ये चीज़ नहीं होगी। दूसरा, आप इसको देखें, ये मामूली सी बात थी कि उन्होंने कतर ने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया पाक अफगान बॉर्डर, और वो इन्होंने मेरे ख्याल में जैसे तैसे करके उसको हटवाया, जो हटना नहीं चाहिए था। ये एक लिहाज से दोहा की तरफ से भी मैं कहूँगा कि ऑनेस्ट ब्रोकरन नहीं थी ये। अगर वो मीडिएटर हैं जी बिल्कुल, तो मीडिएटर बिल्कुल उनको दरमियानी बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक है। नज़ीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा, इनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, दो बड़े अहम सवाल उठाए हैं नज़ीर हुसैन साहब ने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वहाँ पर डेवलप हो चुका है, क्या ये एक रुकावट बन सकता है, और दूसरा जो बॉर्डर का वर्ड यूज़ किया गया वो इन्फ्लुएंस करके तो हटा दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में ये मुआहदा आगे चल पाएगा? पल्स पे जो है वो हाथ रखा है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो आम पॉपुलेशन है उनको नफरत बहुत है पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे हम जिक्र कर रहे थे जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर जो है इलाका आता है अब के, तो वो नफरत की वजह जो है वो आप उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लें या डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री कह लें, और उस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री में जो उस ग्रैंडियोर है जिसमें ये है कि हम एम्पायर्स के ग्रेवयार्ड हैं, तो अगर आप हिस्ट्री को करेंगे तो वो यकीनन बात ये सामने आएगी कि आप हमेशा हर एम्पायर के फुट सोल्जर ही रहे हैं। पाकिस्तान की प्लानिंग थी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस थी, पाकिस्तान की जो है वो स्ट्रेटजी थी, और आप वहां पे विलिंगली वॉलंटरली पैसे लेके फुट सोल्जर थे अगेंस्ट, रिसेंट हिस्ट्री में आप देख ले, अगेंस्ट यूएसएसआर, और फिर फॉर द सेक ऑफ जो है वो अमेरिका जो भी करवाना चाह रहा था। इससे पहले आप देखें तो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो कॉलोनाइजर जो थे उनके टाइम पे भी ये देखें तो ये पहाड़ों पे चढ़ जाया करते थे, ये नीचे ही नहीं उतरते थे अगर वो फौज लेके जाते थे। तो इनकी जो बहुत क्रूड में टर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, जो एक डकैतों वाली मेंटेलिटी है, लूट खसूट के रंजीत सिंह के जमाने में आते होते थे और आके यहाँ पे, फिर इसीलिए रंजीत सिंह ने काबुल तक अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाई, एस्टेब्लिश की, एक स्ट्रक्चर दिया, इसी लूट खसूट की वजह से। और यही मेरा सबसे बड़ा खतरा है, जिसको मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि जब एक पूरी की पूरी नेशन की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर लूट सूट जो है वो शामिल
शामिल हो जाती है एक नजरिए की और एक जिंदगी गुजारने के तरीके के तौर पे, तो आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि ये कौम और फिर इसके ऊपर कोई भी मुसल्लत की गई रिजीम जो है, कोई सही भी कह रहे हैं। वो कोई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीवेबल गोल्स रखने का, बनाने का हौसला और सब्र रखती है। सही तो सही यही है कि कबीलों की सूरत में रहना है, हंटर गैदरर्स की, और हंटर गैदरर्स का देखना है कि आज का दिन हफ्ते का सामान महीने का 6 महीने का करते हैं, और सही। उसी ग्रुप के सर्वाइवल के लिए हमने चलना है। एज अ नेशन जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं आता। प्लस सही। उसमें जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी इनके साथ बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और वो जितनी ये नफरत करते हैं वो इससे 2 गुना ज्यादा इनसे करते हैं, तो सही। वो तो इनके रास्ते बिल्कुल बंद हैं। ये सही। सवाल जो है वो ईरान का। सही। तो एक इनको यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है पाकिस्तान से, जो कि इन्होंने वही नफरत अपने पास करके कि तुम लोग क्या हो, हम हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम बहादुर ज्यादा है, हालांकि हमारे गैरत बगैर उनका गुजारा नहीं है, यही बॉर्डर 2 दिन बंद हो, ये लाइफलाइन बंद हो तो उनको समझ आ जाए। बिल्कुल इसी हवाले से जरा तफसीली बात दोबारा करते हैं। अच्छा नज़ीर साहब, जो पॉइंट उठाया हिस्ट्री का हवाला दे के डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने, कि तो हिस्ट्री इनकी यही है कि ये लूट घसूट करते हैं, ये डकैत हैं, और अभी भी ये सूरत हाल ये है कि वो पैसे लेके इंडिया से तो उनका आला कार बने हुए हैं। तो ये भी अभी डॉक्टर शाजिया साहब ने ये भी बताया है कि उनके अंदर भी डिवाइड है, तालिबान के अंदर कुछ जो लोग हैं वो तालिबान है, वो इंडिया का साथ रखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए बेहतर है। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हम किस तरीके से इस मामले को टैकल कर सकते हैं, और तालिबान की ये जो दोनों धड़े हैं इनके साथ कैसे डील हो सकती है? क्योंकि जब तक अक्रॉस द बोर्ड सारे लोग नहीं आएंगे तो फिर मुआहदे की कामयाबी कैसे मुमकिन है? जी, ये बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शाजिया ने। 256 सालों से 256 ईयर्स ये इन्होंने कभी भी जो अरेस्ट वाले हिंदुस्तान था इस पे कभी भी कब्जा नहीं कर पाए, या ये इसकी कामयाबी नहीं कर पाए। तो इसी से जाहिर देख लें आप कि ये अमेरिका को इन्होंने डिफीट किया या सोवियट्स को किया, ये हिस्ट्री बड़ी क्लियर है। ये एक तो बात ये होगी कि ये नहीं हो सकता, नंबर 1। और लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ये बात हम इनके दिमागों में डालने की कोशिश करें, बार बार आप भी इसको उजागर करें, ताकि ये इस सोच से बाहर निकलें कि ये कोई सुपीरियर रेस है, या कोई सुपीरियर सोसाइटी है, या कोई सुपीरियर नेशन है। ये इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस के अंदर? सोसाइटी की कंट्रीब्यूशंस होती है, साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन है, आर्ट्स में क्या है, कल्चर में क्या है, लैंग्वेज में क्या है। तो कोई नहीं है, हम वी डोंट लुक डाउन अपॉन देम, नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन चूंकि उनको एक किस्म का घमंड है, यहाँ तक भी घमंड है कि हमारे रंग गोरे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं हैं कि हमारी जो नाक की शक्ल जरा दूसरों से और बेहतर है, कि शायद हम बेटर गुड लुकिंग है। और यूरोप में जाके आप इनको देखें, इनका जो रेपुटेशन है जर्मनी में। कमिंग बैक टू द मेन इशू, 2 इशू मेरे नजदीक 2 इशू हैं। इनकी सोसाइटी चूंकि ट्राइबल है और वो अभी मिच्योर नहीं हुई, या वो तैयार नहीं है टू गो इनटू द मोस्ट मॉडर्न गवर्नेंस का सिस्टम, डेमोक्रेसी का। जबकि डेमोक्रेसी बजाते खुद इस वक्त क्राइसिस में है, इसमें कोई शक नहीं है। हम रोजाना लिखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद डेमोक्रेसी ही सोल्यूशन है। तो अब ये जो तालिबान का ग्रुप या ग्रोह पावर में है, ये बजाते खुद इनकी लेजिटिमेसी जो है क्वेश्चनेबल है, क्योंकि लास्ट सही कह रहे हैं, हमारी आपकी बात हुई थी कि इन्होंने दोहा एग्रीमेंट के तहत नहीं। तो आप ये करें, मेरा अपना ख्याल ये करें कि इनको आप एज ए नॉर्मल स्टेट ट्रीट करें, सही, जिस तरह की एक नॉर्मल स्टेट होती है। मैं तो सॉवरन नहीं कहना चाह रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टेट होती है। जी बिल्कुल ठीक है नज़ीर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बढ़ते हैं डॉक्टर शाजिया साहिबा की तरफ से। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कतर और तुर्की के इस मुआहदे में क्या किरदार हो सकता है, और खुदा न खास्ता अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है अफगानिस्तान की तरफ से, तो फिर ये ममालिक किसी तरीके से इसमें मदाखलत कर सकेंगे, उसकी क्या नौयत होगी? देखिए, कतर का किरदार जो है, कतर ने खुद को एस्टेब्लिश किया हुआ है
और वो इसमें बहुत खुश हैं कि जी हम तमाम जो है वो दुनिया में निगोसिएशंस जो हैं वो करवाते हैं, और जो भी फरीकैन एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखना चाहते, वो इस बात पे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो कतर का यही है कि वो जगह प्रोवाइड करते हैं, वो निगोसिएशन जो है उसमें बैठ जाते हैं। अब गारंटर सिर्फ वही बन सकता है जिसकी जो कि पावर एग्जर्ट कर सकता हो, डिप्लोमेटिक या फिर इकोनॉमिक स्टेक होल्डर हो कोई वहां पे। बिल्कुल। तो वो तीनों पावर्स जो नहीं एग्जर्ट कर सकता, उसके गारंटर होने का, तो कतर के हम हमेशा दोहा के शुक्रगुजार रहे हैं कि वो वेन्यू प्रोवाइड करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं, वो पार्टीज को इकट्ठा करते हैं, वो ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो साइलेंट पार्टनर्स हैं जिनका जिक्र नहीं हो रहा, वो है चाइना। चाइना और ईरान जो हैं वो ना सिर्फ ये कि पावर भी एग्जर्ट कर सकते हैं, बल्कि वो इसमें रोल भी प्ले कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई उम्मीद है तो वो मुझे उसी नेक्सस से है कि अगर चाइना ये कह दे और इसको मशरूत कर दे, अपनी तमाम इकोनॉमिक जो इक्तिसादी वहां पे मामला हो रहे हैं, उसको अगर मशरूत कर दें इस चीज से कि उन्होंने एक हुकूमत की तरह बिहेव करना है और एटलीस्ट जो है प्रिटेंड ही करना है, तो फिर भी हालात जो हैं वो काफी बेहतर हो सकते हैं। मगर उन हालात बेहतर होने में अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसको फैसिलिटेशन चाहिए, क्योंकि चाहे मुत्तकी साहब जितना भी फरमाएं कि चप्पा चप्पा मेरे कंट्रोल में है, चीजें उनके कंट्रोल में अमली तौर पे सूरत-ए-हाल बड़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कैपेबिलिटी भी नहीं है तो वो फैसिलिटेशन ले लें, अपनी मर्जी के मुल्क से ले लें, लेकिन उनको चाहिए कि इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनको चाहिए वहां पे ऐसी फोर्स चाहिए। इसके अलावा वो सिर्फ बातें ही करते रहेंगे और ये चीज आगे नहीं बढ़ेगी। जी ठीक है, जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी अब हुआ है यहाँ पे एक वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चाइना और ईरान का जो इस हवाले से इन्फ्लुएंस हो सकता है उस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।